गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 द मॉडर्न पीरियड, दैट मीन्स आधुनिक युग, जिसका हमने मॉडर्न पीरियड इन यूरोप पढ़ लिया था। यूरोप का आधुनिक युग पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियड इन इंडिया, दैट मीन्स इंडिया के आधुनिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं हम। ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड इंडिया अटेंड पॉलिटिकल stability under the great Mughal whose rule began the Babur's reign in 1526 and ended with the death of Aurangzeb in 707. Economic properties and culture arrangement also marked this period. After the decline of the Mughal Empire, several independent kingdoms came up. India once again became political unstable. ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, यदि हम जो मध्ययुगीन काल है उसके दौरान की बात करें, उसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें, तो इंडिया में उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। जो मिडिवल पीरियड था उसमें क्या थे, वो किसके अंडर में था। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो किसके अंडर में थी, ग्रेट मुगल्स के हाथ में थी। ठीक है, महान जो मुगल्स थे, ठीक है, जो रूलर्स थे, मुगल रूलर्स, उनके अंडर में क्या थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, इनका असेंशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बाबर से स्टार्ट हुआ था, जो कि 1526 में आए थे। और ये कहाँ तक चला था, 707 में, जब औरंगजेब थी, उनकी डेथ हो गई थी, वहाँ तक इनका टाइम ड्यूरेशन चला था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और कल्चरल यदि हम देखें, दैट मीन्स सांस्कृतिक समृद्धि की, उससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चरल एनर्जीमेंट, दैट मीन्स आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक समृद्धि से देखें तो इस टाइम ड्यूरेशन, इस पीरियड को क्या किया, मार्क्ड किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब मुगल इम्पीरियर या मुगल साम्राज्य ख़त्म हो गया, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे इंडिपेंडेंट किंगडम कम अप, दैट मीन्स बाहर निकल के आए। और एक बार फिर भारत जो था, इंडिया जो था वो पॉलिटिकल अनस्टेबल हो गया, दैट मीन्स स्थिर नहीं था, वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। नेक्स्ट पैरा देखिए, द मॉडर्न पीरियड बिगेन इन द मिड 18th सेंचुरी। मॉडर्न पीरियड 18th सेंचुरी के मिड से स्टार्ट होता है, उसकी स्टार्टिंग मिड से मानी जाती है। एट द टाइम द लेटर मुगल, द मराठास एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या हुआ, इस टाइम ड्यूरेशन में जो लेट मराठा मुगल्स, बाद के जो मुगल्स थे, मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके साथ भारत ने क्या किया, बहुत सारे वॉर किए, लड़ाई की, फाइट की। ठीक, इस सेंचुरी के लास्ट तक क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो कंपटीशन चल रहा था वॉर वाला, उसमें क्या हो गई, विन हो गई, उसमें उसको विक्ट्री मिल गई। फाइनली क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ने, अंग्रेज ने इंडिया के एक लार्ज पार्ट पे या एक बहुत बड़े हिस्से पे क्या कर लिया, कॉलोनाइजेशन, दैट मीन्स कब्जा कर लिया। नेक्स्ट देखिए, द मुगल एम्पायर collapsed completely after the Great Revolt against the East India Company। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेन किसने फाइट की, किसने उसका विद्रोह किया, मुगल एम्पायर ने क्या किया, ग्रेट रिवोल्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेन। तब 1857 में, उस टाइम क्या हुआ, फाइनली जो क्या बोलना चाहिए, हाँ, मुस्लिम जो एम्पायर था या मुगल्स एम्पायर था, वो पूरी तरीके से क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। ठीक है, फाइनली कौन आ गया था, किसका शासन आ गया था, ब्रिटिश का आ गया था। ठीक है, उसी के समय से 1858 में क्या हुआ, कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, कंपनी डिसॉल्व हो गई और पूरा जो कंट्रोल था वो किसके हाथ में चला गया, ब्रिटिश क्राउन टुक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया पे, भारत पे पूरा कंट्रोल किसके हाथ में चला गया। जब 1858 में कंपनी डिसॉल्व हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, वो ख़त्म हो गई, क्राउन दैट मीन्स इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी उसके हाथ में पूरा कंट्रोल चला गया। अभी तक क्या होता था कि हमारे यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती थी वो उसका डिसीजन कौन लेता था, ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी। क्राउन तक पता ही नहीं चलता था वहाँ पे कि यहाँ पे क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं और क्या हो रहा है। जब बहुत सारे मूवमेंट हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो फाइनली वहाँ का रिजल्ट क्या निकल के आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व कर दिया था। होता क्या था कि जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ थे
वो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस थे जो फरमान्स वगैरह इशू किए थे, उसके अगेन वहाँ के जो मेंबर्स थे, वर्कर्स थे, वो काम कर रहे थे, ठीक है। जिस पर टैक्स नहीं लेना चाहिए उस पर वो टैक्स ले रहे थे। तो जब क्राउन को ये पता चला, इंग्लैंड गवर्नमेंट को ये पता चला, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व कर दिया। देन सारा कंट्रोल इंडिया का अपने हाथ में ले लिया। नेक्स्ट है द फ्रीडम स्ट्रगल अगेन द ब्रिटिश कॉलोनी। अब क्या हुआ, बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल हुए, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट होने के लिए, स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे स्ट्रगल, दैट मीन्स संघर्ष हुए। किसके अगेन? ब्रिटिश के अगेन। यहाँ से स्टार्ट हो गए थे। फाइनली क्या हुआ, 1947 में जो हमारा इंडिया था वो इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। इंडिपेंडेंसी इन 1947, इंडिया को आज़ादी मिल गई या इंडिपेंडेंट हो गया वो, एंड इंडिया बिकम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और इंडिया जो था, भारत एक कैसा राज्य बन गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दैट मीन्स यहाँ पे अब क्या होते थे, लोगों के अब यहाँ पे क्या होता था, लोग गवर्नमेंट को चुनते थे, हम वोट देते हैं ना, उसके बाद जिसको हम चुनते थे फिर वो हमारे लिए काम करता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरप्रिटेशन इन हिस्ट्री। दैट मीन्स इंटरप्रिटेशन इन हिस्ट्री, दैट मीन्स इतिहास में व्याख्या या उसका डिस्क्रिप्शन। यदि मैं उस पूरे पार्ट की बात करूँ तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ इंटरप्रिटेशन इन हिस्ट्री, दैट मीन्स क्या होता है। अब हिस्ट्री क्या होता है, हमारा पास्ट के बारे में जो है, इतिहास जो है, हमारा जो हिस्ट्री है। अब इसका जो डिस्क्रिप्शन है अलग अलग होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का सोचने का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो सेम नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो हर इवेंट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हर लिखने वाले इंसान ने, हर राइटर ने अलग अलग तरीके से क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसको और ज़्यादा बताया है। किसी का नेगेटिव पॉइंट था, उसने नेगेटिव बताया, किसी का पॉजिटिव था, उसने पॉजिटिव बताया, किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा तो उसने ज़्यादा बताया, किसी को कम लग रहा तो उसने कम बताया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले गए थे, किसी ने इसको क्या माना है, बहुत ज़्यादा इसको क्या किया है, लोकप्रिय माना है, दैट मीन्स उसको पसंद आया, ठीक है। किसी ने इसको पसंद नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, वो एक जो कारतूस वाली घटना थी, उसमें क्या हुआ था, बैरकपुर छावनी में इन लोगों ने ब्रिटिश ने एक इनके अगेन इंडियंस जो वर्कर्स थे, जो सोल्जर्स थे, उनके अगेन एक एक्शन लिया था। उसमें क्या हुआ था कि वहाँ पे जो सोल्जर्स होते थे, राइफल होती थी, राइफल दैट मीन्स आप लोग समझते हो, उसमें जो कारतूस लगाए जाते थे, उन कारतूस को इन्होंने किससे प्रिपेयर किया था, काऊ एंड पिग के फैट से प्रिपेयर किया था। और उसको यूज़ करने से क्या, पहले क्या करना था, उसको माउथ में थोड़ा सा दबा के उसका एक पार्ट को निकालना होता था, दैन हम उसको अंदर उसमें डालते थे राइफल में, और दैन फिर उसके बाद यूज़ करते थे राइफल को। तो ये इन लोगों ने किस लिए किया था, ताकि इनकी जो रिलीजियस प्रॉब्लम, मतलब जो रिलीजियस है, वो कहीं ना कहीं क्या हो, इन्फेक्टेड हो, इनको हर्ट हो। क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे इंडियन कल्चर में काऊ को क्या बनाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है, उसको पूजा जाता है। दैन पिग को ये लोग क्या करते हैं, यहाँ मुस्लिम्स में पिग को ज़्यादा वो, मतलब उसकी पिग उनके लिए क्या होती है, एक सही नहीं होती इंडियंस के लिए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो सोल्जर्स थे इसके अगेन गए, ठीक है, इसके अगेन गए। उसमें मंगल पांडे भी थे, ठीक है, जिन्होंने इस इवेंट को स्टार्ट किया था, और उनको फांसी दे दी गई थी। फिर ये होता था कि ब्रिटिश एम्पायर में ये होता था कि जितनी भी पोस्ट होती थी उनमें हाई पोस्ट पे इंडियंस को अपॉइंट नहीं किया जाता था। तो बस इस पारा में यही बताया है कि हर इंसान का एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है सोचने का। कोई उस इवेंट को क्या सपोर्ट करता है, इंक्रीज करता है, तो कोई नहीं करता है, ठीक है। इसलिए ये बहुत, और क्या होता है, सबको अपनी अपनी राय देनी चाहिए, ठीक है। और हमें किसी एक ही पर्टिकुलर उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने हिसाब से भी क्या करना था, सोर्सेस को देखना चाहिए, लुक एट अदर सोर्सेस, हमें डिफरेंट सोर्स को या अदर सोर्स को भी देखना चाहिए, और उस पर क्या करना चाहिए, अपना विचार करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, राइट है कि रॉन्ग है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है सोर्सेज, दैट मीन्स स्रोत, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न पीरियड इज derived फ्रॉम बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज मटेरियल, ठीक है। जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक काल है, उसको
2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज अ प्राइमरी सोर्स मटेरियल और सेकंड इज अ सेकेंडरी सोर्स मटेरियल। ठीक है, प्राइमरी दैट मीन्स प्राथमिक और सेकेंडरी दैट मीन्स सेकेंडरी का मतलब आप माध्यमिक बोल सकते हैं। अब हमें सोर्सेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि सोर्सेज के बेस पे ही हम बता पाते हैं कि हमारा पहले ऐसा हुआ है या पहले ऐसा हुआ होगा। देखिए अब प्राइमरी सोर्स मटेरियल में क्या आता है देख लीजिए, इंक्लूडिंग आर्कियोलॉजिकल रिमेन एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स, वीडियो टैप एट्सेट्रा। ठीक है, जो प्राइमरी सोर्स मटेरियल होते हैं उसमें क्या क्या आता है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स दैट मीन्स पुरातात्विक अवशेष, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होते हैं मूल दस्तावेज, फोटोग्राफ्स, ठीक है, तस्वीरें और वीडियो टैप्स एट्सेट्रा, ये सब इसमें शामिल है। सेकेंडरी रिसोर्स मटेरियल की बात करें तो सेकेंडरी रिसोर्स मटेरियल में क्या आ जाता है, इंक्लूड रिपोर्ट्स, रिव्यू, आर्टिकल्स एंड बुक्स बेस्ड ऑन द प्राइमरी सोर्स मटेरियल। प्राइमरी सोर्स मटेरियल के बेस पे कुछ क्या इंक्लूड किया जिसमें रिपोर्ट्स, ठीक है, और रिव्यूज़, उसके आर्टिकल्स, बुक्स, आर्टिकल्स दैट मीन्स उसके लेख, बुक्स दैट मीन्स किताबें, इन सबको क्या बेस्ड ऑन द, किस पे बेस्ड रहते हैं, प्राइमरी सोर्स मटेरियल पे बेस्ड रहते हैं और इन सबको इंक्लूड किया गया है। उसके बाद है हमारे प्राइमरी और सेकेंड के अलावा भी और सोर्सेज हैं जिनको अलग डेफिनेशन देखिए या अलग टॉपिक देखिए, अलग नाम देके हमने उनको सेपरेट किया, जिसमें है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरली सोर्सेज। ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।